हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग एंड को हम पढ़ने से पहले हम ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो ब्लड जो है वो एक प्रोटीन ब्लड में जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है और उसी प्लाज्मा के अंदर जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हमारे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो उस प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड हैं। एंड प्लाज्मा क्या है, वो एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है। तो ब्लड प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट्स मिलकर ही ब्लड को बनाते हैं। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करते हैं और हम मान रहे हैं कि उस ह्यूमन का जो एवरेज बॉडी वेट है वो 70 kg है, तो 70 kg वेट के ह्यूमन में जो सर्कुलेट करता हुआ ब्लड वॉल्यूम होगा वो 5600 ml होगा। दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन का उसके बॉडी वेट का जो 8% होता है वही उसका सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है। तो आप अपना बॉडी वेट से उसका 8% कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आपका सर्कुलेट होता हुआ ब्लड वॉल्यूम पता चल जाएगा। अगर हम मान रहे हैं कि 70 kg एज एन एवरेज, तो उसका 8% जो है वो 5600 ml बॉडी वेट हो जाता है। और उस बॉडी वेट में उसका ब्लड वॉल्यूम हो रहा है, उस ब्लड वॉल्यूम में 55% जो ब्लड वॉल्यूम है इस 5600 ml का, वो 3500 ml जो है वो उसका प्लाज्मा है एंड रेस्ट जो है वो बाकी कॉम्पोनेंट्स हैं ब्लड के। ओके। प्लाज्मा में बहुत सारे आयंस, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? एल्ब्यूमिन, ओके, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स हैं या प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। इसमें ये जो फाइब्रिनोजन होता है यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन जो है वो एक क्योंकि ये फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है। जब ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में चेंज होता है तभी ब्लड क्लॉट हो पाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये ब्लड की 15% ऑफ ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर पाते हैं या करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं। तो अब प्रोटीन है तो प्रोटीन का आपको पता है कि एन टर्मिनल भी होगा एंड सी टर्मिनल भी होगा। तो उसका NH2 एंड COOH जो ग्रुप्स होते हैं प्रोटीन में, वो उस प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इनके दो तरीके के फंक्शंस हैं। एक तो हो गया कि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, तो स्पेसिफिक फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि यही प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारी एंटीबॉडीज आ जाती हैं। और एंटीबॉडीज का आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी में कोई भी इन्वेड करता हुआ जो पैथोजन होता है उसके ऊपर अटैक करती है, उसको किल करती है, उसको रिमूव करती है। एंड दूसरा जो स्पेसिफिक फंक्शन इन ब्लड प्रोटीन्स का वो होता है ब्लड क्लॉट करवाना। ब्लड क्लॉटिंग करवाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ओके। इसका जो नॉन स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंड जो भी मैसेंजर्स होते हैं या कोई भी सॉल्यूट होता है उन सब के, एंड जो भी हम ड्रग्स लेते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उन सब के ये ब्लड में कैरियर की तरह काम करते हैं। यही प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं। ठीक है। अब एक टर्म होता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से ऑर्गन में सिंथेसाइज होते हैं? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी के लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। अब एक टर्म आता है कि सीरम क्या होता है? व्हाट इज अ सीरम? तो अगर हम इस प्लाज्मा में से कुछ चीजों को माइनस कर दें, कुछ चीजों को हटा दें, तो वही सीरम कहलाता है। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं, क्या क्या हटा देते हैं? फाइब्रिनोजन हटा दिया हमने एंड क्लॉटिंग फैक्टर, कुछ स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर हैं जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हो गया 2, 5, 7, सॉरी 2, 5 एंड 8। अगर हम इन तीनों क्लॉटिंग फैक्टर्स को एंड फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं कि फैक्टर 1 जो है वो फाइब्रिनोजन भी फैक्टर 1 है, तो 1, 2, 5 एंड 8 अगर हम इन सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं प्लाज्मा में से, तो वही क्या कहलाता है? वो सीरम कहलाता है। ठीक है। और सीरम में
सेरोटोनिन का भी कंटेंट बहुत हाई होता है। और ये सेरोटोनिन कहाँ से आया है, ये प्लेटलेट्स के थ्रू आया है, क्योंकि प्लेटलेट्स का जब ब्रेक डाउन होता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे, तो उससे जो है वो सेरोटोनिन रिलीज होता है। ओके, एक टर्म होता है दैट इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि जब भी कोई ब्लड वेसल अगर ब्रेक हो रही है, तो उस ब्लड वेसल का जब ब्रेकेज हो रहा है तो वहां पे क्लॉटिंग करवाना, ठीक है। एंड जो नॉर्मल ब्लड वेसल है उसमें कहीं पे कोई ब्लड क्लॉट ना बन जाए और ब्लड फ्लो रुक ना जाए, उस चीज को मेंटेन करके रखना, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना कि वहां पे कोई भी क्लॉट ना बने और ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में जो है वो चलता रहे। और जहां पे भी कोई ब्लड वेसल ब्रेक हुई है वहां पे ब्लड क्लॉट करवाना, ये दोनों ही फिनोमिनन किसके अंडर आते हैं, हीमोस्टेसिस के अंदर आते हैं, कि ब्लड जो है वो सही तरीके से काम करता रहे। तो उसको ही हम कहते हैं कि ये ब्लड हीमोस्टेसिस होती है। ठीक है, कि जब जरूरत है तो ब्लड क्लॉट हो गया और जब जरूरत नहीं है तो ब्लड नॉर्मली ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। क्योंकि अगर ब्लड ऐसी ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाता है, जैसे आपका हार्ट अटैक वगैरह क्यों आता है, क्योंकि आपका जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं उसी में फैट वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ही ब्लड क्लॉट बनने लगता है और ब्लड मूव नहीं कर पाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यू विल सफर फ्रॉम हार्ट अटैक एंड अदर डिजीजेस। तो इसीलिए नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो चलते रहना चाहिए, और जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। यही सब क्या कहलाते हैं, ये सब आते हैं हीमोस्टेसिस के अंदर। ठीक है, जब भी कोई, अब हम बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को थोड़ा सा अब हम डिटेल में मूव करते हैं कि व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी आपकी कोई ब्लड वेसल क्या होती है, या कहीं पे भी कोई चोट लग जाती है, आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो ब्लड वेसल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ब्लड वेसल में कट लग चुका है, डैमेज हो चुकी है, ट्रांजैक्ट हो चुकी है, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं। उन इवेंट्स के बाद वहां पे क्लॉट बनता है और उस क्लॉट की वजह से ब्लड का जो लॉस हो रहा होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इवेंट, एक चीज करवानी पड़ती है, दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या है, सपोज कि अगर आपके पास कोई ब्लड वेसल ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे अगर आपको कोई इंजरी हो गई, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल ब्रेक हो गई, तो यहाँ से बहुत सारा ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ही क्या बनना है, यहाँ पे क्लॉट बनाना है। तो क्लॉट बनेगा ताकि ब्लड फ्लो वहां से रुक जाए। तो उस क्लॉट को बनाने के लिए सबसे पहला हम इवेंट ये करते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल आपकी ऐसी है, तो जब भी ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम उसको एकदम कंस्ट्रिक्ट करके नैरो कर देते हैं। ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं ताकि कम से कम ब्लड का लॉस हो सके। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो हो पाता है सेरोटोनिन की वजह से, हिस्टामीन्स की वजह से। ठीक है, और भी जो वैसो कंस्ट्रिक्टर्स हैं इनकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो पाता है। और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर्स कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं प्लेटलेट से। तो प्लेटलेट जो है वो कुछ वैसो कंस्ट्रिक्टर्स को रिलीज करती है जो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो सके। दूसरी चीज क्या होती है कि जहाँ पे भी डैमेज हुआ है वहां पे प्लेटलेट जो होती हैं वो एग्रीग्रेट करने लगती हैं। प्लेटलेट क्या करती हैं, जो कोलेजन होता है, कोलेजन प्रोटीन के साथ मिक्स होकर के कोलेजन के ऊपर अपने आप को इकट्ठा करने लगती है, एग्रीग्रेट होने लगती है और वहां पे एक हीमोस्टेटिक प्लग बना लेती हैं। ठीक है, हीमोस्टेटिक प्लग बना लेती हैं। लेकिन वो जो पहले हीमोस्टेटिक प्लग बनाती हैं प्लेटलेट एग्रीग्रेट होकर के, वो टेम्परेरी प्लग होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स ने कोलेजन से बाइंड किया और एग्रीगेट हो गया और टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग को फॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या बनता है, यही टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग जो है वो एक डेफिनेटिव क्लॉट में चेंज हो पाता है। और डेफिनेटिव क्लॉट कैसे बनेगा, फाइब्रिन की वजह से बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटिव क्लॉट कौन बनवाएगा, वो कौन बनवाएगा, डेफिनेटिव क्लॉट फाइब्रिन की वजह से बनता है। और जो टेम्परेरी प्लग बना है वो इस वजह से बना था क्योंकि प्लेटलेट जो है वो कोलेजन के ऊपर एग्रीगेट होने लगी हैं और वो एक टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग को बनाती हैं।
वो टेम्परेरी हेमोस्टेटिक प्लग एक डेफिनेटिव क्लॉट में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन्स। ठीक है। और ये जो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना, ये एक पूरा एक क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और वो क्लॉटिंग फैक्टर्स सीरीज में ऑन हो रहे होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और अल्टीमेटली वो क्लॉटिंग फैक्टर्स मिल करके एंड में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाते हैं। और वही फाइब्रिन जो है वो एक ब्लड क्लॉट को फॉर्म करता है। ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, एंड वो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 13 तक आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ही अल्टीमेटली ब्लड का क्लॉट बनवाते हैं। तो कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका आपको सीक्वेंस में नाम याद करना पड़ेगा कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर 2 कौन सा है, वो पता करना पड़ेगा। ठीक है। और जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फाइब्रिन ये सारे जब ये सीरीज ऑफ इवेंट चलता है तो अल्टीमेटली फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फाइब्रिन में। ठीक है। और ये जो फाइब्रिन होता है ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन जो फाइब्रिन है वो एक इनसॉल्युबल नेचर का है। तो ये एक मैश टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरीके का मैश लाइक का स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसको भी, फाइब्रिन को भी स्टेबलाइज करने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 होता है वो एंड कैल्शियम काम करते हैं, तो वो उसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू काम करते हैं। ठीक है। दो मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। फर्स्ट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे एक चलता है और दूसरा जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे चलता है। तो जब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे अलग अलग रीजंस की वजह से स्टार्ट होते हैं और यही ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे, तो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 1 to 8 तक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है कैसे इंट्रिंसिक पाथवे चलता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हमें पता चला कि कैसे अल्टीमेटली फाइब्रिन बनना चाहिए ब्लड क्लॉट करवाने के लिए। ठीक है। तो अब लेकिन फाइब्रिन का एक्टिवेशन कैसे होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम से, और कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।